जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसीएस अभ्यास के इस मेन सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान रखना, आज की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आंसर राइटिंग एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इनोवेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको काम बस ये करना है कि इस पूरी क्लास के साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलो, पूरी क्लास को अंत तक देखो, क्योंकि आज जो आप लोग आंसर राइटिंग का फॉर्मेट डिस्कस करोगे वो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारणों की विवेचना करिए। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी इन द उत्तर प्रदेश। 200 शब्दों का प्रश्न है, 12 नंबर का प्रश्न है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट होगा दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, वो क्या होता है भाई? होता है कि हम सिलेबस में इस बात को फाइंड आउट करें कि टॉपिक कहां पर दिया गया है। तो अगर गरीबी की आप बात करोगे, तो जो पॉवर्टी का पूरा टॉपिक है, आप जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जब आप सोसाइटी पढ़ रहे होते हो, सोशल इश्यूज पढ़ रहे होते हो, वो टॉपिक वहां पर इंक्लूड रहता है। मतलब गरीबी का टॉपिक जीएस पेपर 1 के सोसाइटी के सेक्शन में इंक्लूड रहता है। तो एक तो जीएस पेपर 1 में आप लोगों का आ गया, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं जीएस पेपर 6 की, इसका मतलब क्या है कि हमको यूपी में पॉवर्टी की बात करनी है। और जब आप उत्तर प्रदेश में गरीबी की बात करोगे तो आप जीएस का पेपर नंबर 6 का सिलेबस देखोगे, और अगर आप यहां पर ध्यान दिए तो जीएस का जो पेपर नंबर 6 का आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अंतर्गत जो पूरा टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक आप लोगों का आता है किसके अंतर्गत? यूपी की डेमोग्राफिक दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या दिया गया, पॉपुलेशन दिया गया, जनगणना दिया गया, तो उनके संदर्भ में जो सोशल इश्यूज हैं, ये पूरा टॉपिक उस सेक्शन से यहां पर आप लोगों के सामने लिया गया है। बात क्लियर हो रही है? सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमने काम यह किया कि हमने सिलेबस में इस पूरे टॉपिक को फाइंड आउट किया कि पूरा टॉपिक सिलेबस में कहां पर आता है। ठीक है, अब समझो भाई, अब क्या करना है हम लोग को? अब हम लोग को जो स्टेप 2 फॉलो करनी है वो ये है कि क्वेश्चन में आखिर में पूछना क्या चाह रहा है। देखते हैं भाई, थोड़ा क्वेश्चन को ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में जो कैलेंडर वर्ड यहां पर दिया गया है दोस्तों, वो कह रहा है कि डिस्कस करिए, विवेचना करिए। इस कैलेंडर वर्ड को हमने कई बार अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कि डिस्कस करने का मतलब क्या हुआ? चर्चा करने, विवेचना करिए, इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब ये हुआ कि आपको उत्तर प्रदेश में जो गरीबी का कारण है वो तो मेन बॉडी में बताना ही बताना है, प्लस उसके साथ साथ आपको क्या बताना है? कुछ सॉल्यूशंस देने हैं, ठीक है, कुछ वे अहेड बताना है, कुछ आगे की राह आपको बतानी है, या फिर आपको कुछ गवर्नमेंट के ऐसे एफर्ट्स बताने हैं जो कि यूपी में से पॉवर्टी को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं। तो ये एक एडिशनल पॉइंट होगा जिसको कि आप लोगों को अपने आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा। ध्यान समझना, क्वेश्चन में केवल डिस्कस करने को कह दिया गया है, इस वजह से आपको क्वेश्चन में इस पूरे डायमेंशन को एक्स्ट्रा शामिल करना पड़ रहा है। अगर क्वेश्चन में केवल ये पूछा होता, ध्यान समझना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये होता कि उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारण क्या है, तो आप विवेचना कर रहे और क्या है में जो डिफरेंस, तो डिफरेंस को समझो। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा है कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी इन द उत्तर प्रदेश, तो आपको केवल मेन बॉडी में उनके कारण बताने रहते, फिर आप कंक्लूजन देते, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। लेकिन चूंकि कह रहा है कि डिस्कस करो, और जब डिस्कस करने का मतलब क्या होता है कि हम दो लोग बैठ करके आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक सॉल्यूशन के अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, हम समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी आपको समाधान, सॉल्यूशंस अथवा गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स, ये आपको मेन बॉडी में शामिल करना पड़ेगा। हाँ, पोर्शन थोड़ा सा कम होगा, 20% पोर्शन आप यहाँ पर इसका रख सकते हो, लेकिन आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। यही होता है डिस्कस का रियल मीनिंग। डिस्कस का जो एग्जैक्टली डायमेंशंस होते हैं ना, उस डायमेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आता है। मुझे इतना तो उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को आज तक की क्लास में समझ में आ चुका होगा कि कैलेंडर वर्ड्स को कैसे हम लोग को ब्रेक करना और कैसे समझना है। अब हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला काम मैं करूंगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन को पढ़ करके मेरे दिमाग में कंक्लूजन तो फिट हो गया। आपके दिमाग में कंक्लूजन फिट हुआ? उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारणों की विवेचना करी, गरीबी, पॉवर्टी। आपके दिमाग में अगर कंक्लूजन अभी फिक्स नहीं हो रहा है, तो मतलब यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स या तो आपको याद नहीं है, या तो आप उनका एप्लीकेशन करना अभी सीख नहीं पाए। गरीबी शब्द पढ़ते ही आपके दिमाग में एक बात बहुत तेजी से क्लिक करनी चाहिए, अरे यार एसडीजी 01 क्या है? नो पॉवर्टी। बात एकदम दिमाग में क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है, ध्यान समझना, इस क्वेश्चन का
जो निष्कर्ष है वो तो मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियर हो गया, मैं अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट भी नहीं किया इसकी, लेकिन क्लियर हो गया कि भाई ये होगा आप लोगों का SDG 01। मैं जब भी इसका कंक्लूजन लिखूंगा, निष्कर्ष लिखूंगा, उस निष्कर्ष में मैं इस बिंदु को शामिल करूंगा ही करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक रेडीमेड कंक्लूजन ऑलरेडी तैयार है। हाँ, अब इस निष्कर्ष में कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं और ऐड कर दूंगा तो मेरा एकदम इफेक्टिव और एकदम परफेक्ट निष्कर्ष कंक्लूजन यहां पर बन जाएगा। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। शिफ्ट होते इंट्रोडक्शन की तरफ से। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं इंट्रोडक्शन की यहां पर बात करूं, भूमिका की बात करूं क्वेश्चन के आंसर के, ठीक है, तो भूमिका में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो इस संदर्भ में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूं कि आप यहां पर क्या यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। जैसे कि मुझे पता है जो कॉपी आप लोगों की इवेल्युएट करके मिली भी होगी, जो टॉप 5 कॉपी होती है जो हम लोग इवेल्युएट करके आप लोगों को देते हैं फ्री में, उसमें कुछ आप लोगों को सजेशंस दिए गए होंगे। ठीक है, मुझे पता कि पहला सेशन क्या दिया गया होगा, मैंने भी देखा नहीं है कॉपी, ठीक है, लेकिन मुझे पता है क्या दिया गया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला सेशन ये होगा परिभाषा। ठीक है, मतलब क्या कि आप पॉवर्टी की, आप गरीबी की जो डिफिनीशन है उसको बता दो। सबसे पहला काम तो आप लोगों का यही होगा कि आप इसकी डिफिनीशन को यहाँ पर बता दो। पॉवर्टी होती क्या है, गरीबी क्या होती है। देखो, गरीबी एक ऐसा स्टेट है तो कंडीशन होती है ना जहां पर कोई व्यक्ति अथवा कोई समाज अथवा कोई ग्रुप, ठीक है, या कम्युनिटी, समुदाय, फाइनेंशियल रिसोर्स के मामले में, ठीक है, पीछे होता है, जिसके कारण से उसको जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वो उसको पूर्ति नहीं कर पाता है। बेसिक नीड्स क्या है भाई? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, यही 3 बेसिक नीड्स मानी जाती हैं, और आज की नहीं मानी गई है। बॉलीवुड के जो देवता लोग थे उन्होंने बहुत पहले बताया था कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान क्या है, ये आपकी बेसिक नीड्स है। तो गरीबी एक ऐसी कंडीशन अथवा स्थिति होती है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अथवा समुदाय क्या करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स, आर्थिक संसाधनों में पीछे होता है, जिसके कारण से वह जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो न्यूनतम जीवन स्तर है रहने का, उसको भी मेंटेन नहीं कर पाता। और बेसिक ह्यूमन नीड जो होते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, रोटी, कपड़ा और मकान की, उनकी पूर्ति करने में अक्षम होता है। ये होती है गरीबी की डिफिनेशन। ठीक है, एक बहुत बेसिक डिफिनेशन हमने देखी, आप लोग उस डिफिनेशन को नोट कर लेना। मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, मेरा काम लिखना नहीं है, मेरा काम है आपको आंसर राइटिंग के अप्रोच की तरफ आपका एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये बात समझना, दोनों में बहुत डिफरेंस बातें हैं। मैं यहाँ पर आंसर लिख करके लेकर के आऊं, उसको रीड करके आगे बढ़ जाऊं, कोई फायदा नहीं है। तमाम तरह के मॉडल आंसर्स आपको ग्रुप में, टेलीग्राम पर, फ्री में, यूट्यूब पर, मार्केट में बुक्स में मिल जाएंगे। पॉइंट है कि आप वहां तक पहुंचो कैसे। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन जो होगा इस क्वेश्चन में, वो होगा डेफिनेशन। डेफिनेशन जब मैंने बताया वो लिखोगे, ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, थोड़ा विचार करो भाई। मैंने कहा बेसिक डेफिनेशन था, इसका मतलब है कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होगा इसके बाद। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मेरा मतलब बहुत सिंपल था, किसी एक आप ऐसे इंस्टीट्यूशन अथवा संस्था की बात करो, किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करो जो कि पॉवर्टी के संदर्भ में अपनी डिफिनेशन देता हो, गरीबी की डिफिनेशन देता हो। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में नीति आयोग जो है, दोस्तों ध्यान समझना, जो नीति आयोग है वो गरीबी को डिफाइन करता है। और वो गरीबी को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स का प्रयोग करता है। आप चाहो तो इंट्रोडक्शन में पैरामीटर्स को बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि नीति आयोग एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है, जिसके अनुसार गरीबी का मतलब ये चीजों की कमी माना जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो दो स्टेट है, दो ऑप्शन है आपके पास इंट्रोडक्शन लिखने का। ठीक है, एक क्या हो गया कि आपने पॉवर्टी का एक बेसिक डेफिनेशन लिखा जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने कितना सिंपल और कितना अच्छा डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन खराब नहीं है, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, डेफिनेशन बहुत अच्छा है। आप चाहो तो इंट्रोडक्शन ये भी लिख सकते हो कि रमनदीप सर के अनुसार गरीबी का मतलब ये होता नहीं, ऐसा मत लिखना, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक अच्छा इंट्रोडक्शन है कि गरीबी क्या है। तो गरीबी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्स का कमी होती है, जिसके कारण से जो व्यक्ति होता है वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अथवा बेसिक नीड्स की पूर्ति करने में अक्षम होता है, और इसको हम लोग गरीबी कहते हैं। बहुत अच्छा डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक, लेकिन ये तब और ज्यादा अच्छा हो जाएगा जब आप इसमें किसी संस्थान का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐड कर दोगे। ठीक है, तो भारत में वो संस्थान है नीति आयोग, जो कि गरीबी के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो आप इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो भाई, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाओगे तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है ना, वर्ल्ड बैंक भी इसको डिफाइन करता है, गरीबी को डिफाइन करता है। तो आप चाहो तो इसकी भी डिफिनेशन का प्रयोग कर सकते हो। अब आप लोगों के लिए यहां पर एक होमवर्क है, होमवर्क ये मेरे मित्रों कि नीति आयोग अथवा वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग
गरीबी क्या होती है, इसकी डिफिनीशन अपने नोटबुक में शामिल करना है। ठीक है, हो सके तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझे जो सबसे अच्छा डेफिनेशन लगेगा या तो नीति आयोग का या तो वर्ल्ड बैंक का, मैं उस डेफिनेशन को पिन कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिख करके शेयर करनी है हमारे साथ। तो पहला जो अप्रोच होगा इंट्रोडक्शन का, वो अप्रोच ये होगा, आप 3 काम कर सकते हो। पहले अप्रोच के अंतर्गत आप पॉलिटी की बहुत बेसिक डिफिनेशन बता सकते हो, जो कि मैंने बताया। आप नीति आयोग का सहारा ले सकते हो या फिर आप वर्ल्ड बैंक का सहारा ले सकते हो। ठीक है, तो पहला तो काम आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखो भाई क्या हो रहा है, और बात समझना, ये डिफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी। प्रश्न अगर जीएस पेपर 1 के अंतर्गत भारत की गरीबी पर पूछता है, भारत के भी पॉवर्टी पर क्वेश्चन पूछता है, आप सेम इंट्रोडक्शन को वहां पर चिपका सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और परेशान बिल्कुल मत होना, जीएस पेपर 1 की कॉपी कोई अलग व्यक्ति चेक करता है, जीएस पेपर 6 की कॉपी कोई अलग व्यक्ति चेक करता है, तो ये भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सर दोनों में सेम इंट्रोडक्शन रहेगा तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट लेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात मैंने क्या बताया आप लोगों को कि डेफिनेशन यहाँ पर याद कर लो। और क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक सबसे अच्छा काम यहाँ पर ये कर सकते हैं, चूंकि हमने यहाँ पर कुछ नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक का नाम ले लिया, तो आप जो सेकंड अप्रोच फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स का अप्रोच। ठीक है, और करंट अफेयर्स में आप क्या करो यहाँ पर, तो नीति आयोग के अनुसार, ठीक है, नीति आयोग के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो यूपी की स्थिति है, आप उस स्थिति को बता दो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक रिसेंट की रिपोर्ट है। ठीक है, जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने एक पेपर इशू किया, पेपर का नाम था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिंस 2005-6। मतलब समझना, 2024 में नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी, मतलब एक रिपोर्ट जारी किया है। तो ठीक है, एक अपना पेपर पब्लिश किया है। उस पेपर का नाम क्या है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सिंस 2005 और 6। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस पेपर के अकॉर्डिंग, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश मेंटेन इट्स लीड अमॉन्ग स्टेट्स इन पुलिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मतलब क्या है कि नीति आयोग अपने एमपीआई इंडेक्स 2005-6 के सूचकांक के अंतर्गत बताती है कि उत्तर प्रदेश उन सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है जिसने अपने यहां से सबसे अधिक संख्या में लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। ये उत्तर प्रदेश की एक अच्छी कॉन्सेप्ट, एक अच्छी स्टेटस है जिसको नीति आयोग खुद डिफाइन करता है। और ये रिसेंट की रिपोर्ट है, तो अगर आप इस रिपोर्ट से शुरुआत करोगे आपको नंबर बहुत शानदार मिल सकते हैं। क्या लिखेंगे भाई इंट्रोडक्शन, हम ये लिखेंगे कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक सिंस 2005-6, ठीक है, के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश उन सर्वश्रेष्ठ लीडिंग राज्यों में शामिल है। ठीक है, जिसने अपने यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मतलब अधिकतम लोगों को बहुआयामी गरीबी से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। ये एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आप लिखोगे उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारण, और आपका मेन बॉडी वहां से स्टार्ट हो जाएगा। मस्त इंट्रोडक्शन है ना, मजा आया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और देखो थर्ड इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। थर्ड इंट्रोडक्शन जब आप लोगों को लिखने को सजेस्ट करूंगा, वो फिर से वही होगा नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये 1 साल पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे भी आंकड़ा आता है। ठीक है, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि क्योंकि देखो मेन बॉडी में पूछा गया ना कारण, ठीक है, तो कारण अगर पूछा जा रहा है तो आपको यूपी में गरीबी का स्टेटस क्या है आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो गरीबी का स्टेटस क्या है, तो आप लिखो कि नीति आयोग के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, ठीक है, बहुआयामी गरीबी में जो यूपी है वो तीसरा सबसे गरीब राज्य माना जाता है। मतलब समझना, थर्ड सबसे गरीब राज्य के श्रेणी में यूपी शामिल है। ये रिपोर्ट बताती है कौन सी, नीति आयोग की। ठीक है, तो नीति आयोग की इस रिपोर्ट को भी आप लोग यहाँ पर जिक्र कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर इस प्रकार से देख लिया। और क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हो भाई, आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये भी दे सकते हो कि भाई यूपी में टोटल बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल की जो श्रेणी होती है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत कितने लोग यहाँ पर शामिल है, कितनी जनसंख्या यहाँ पर शामिल है यूपी की, आप इसका भी आंकड़ा अपने इंट्रोडक्शन में शामिल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन का एक नया तरीका होगा। और क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं भाई, हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर हम भारत की कुल इस्लाम आबादी की बात करें, भारत की कुल हम इस्लाम आबादी की बात करें, तो भारत की कुल इस्लाम आबादी का लगभग 10%, ठीक है, का लगभग 10% कहां पर रहता है, उत्तर प्रदेश में स्थित। ठीक है,
इस्लामाबादी क्या होती है भाई? इस्लाम, अब देखो ना, इस्लाम डॉग मिलीनियर, आपने एक मूवी देखी होगी, नहीं देखा होगा तो आप किसी अपने अपने जहाँ पर आप रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते होगे, उसके अगल बगल थोड़ा जाना आगे गांव क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ इस्लाम एरियाज होंगे, ठीक है। हर शहरों के पेरीफेरी पर जनरली कुछ इस्लाम एरिया डेवलप हो जाते हैं, ताकि वहां पर जो लोग रहते हैं वो दिन में काम करने के लिए शहर में आते हैं, लेकिन शहर के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए जब काम खत्म होता है तो अपने सैलरी लेकर के फिर से उस इस्लाम एरिया में चले जाते हैं। आप देखो, पूरे एशिया का सबसे बड़ा इस्लाम एरिया कहाँ पर है? तो मुंबई के धारावी में, आपने उसका नाम सुना होगा, ठीक है। दिल्ली में भी इस्लाम एरिया पाया जाता है। मैं 4 साल इस्लाम एरिया में ही मैंने काम किया है, मेरी एनजीओ थी वहाँ पर, हम लोग एनजीओ में काम करते थे उस टाइम पे, ठीक है, जब कॉलेज में थे। तो आप एक ये आंकड़ा अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हो कि भारत की कुल इस्लाम आबादी का लगभग 10% उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यूपी में गरीबी के जो कारण है वो निम्नलिखित है। फिर मेन बॉडी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 से 5 तरह का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया है। अब अगर कोई स्मार्ट लड़का होगा, कोई स्मार्ट एस्पिरेंट होगा, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि यार सर का जो पहला इंट्रोडक्शन था, जो डेफिनेशन वाला इंट्रोडक्शन था वो, और उस डेफिनेशन वाले इंट्रोडक्शन में भी मैं क्या करूंगा, वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन तैयार करूंगा अपने से, अपने नोटबुक में शामिल करूंगा उसको, प्लस जो सेकंड डेफिनेशन था, मतलब सेकंड इंट्रोडक्शन था जहां पर मैंने करंट अफेयर्स का यूज किया, दोनों को मर्ज करके एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, और वो इंट्रोडक्शन याद करके रख लूंगा, ठीक है। एग्जाम में अगर गरीबी पर प्रश्न एग्जामिनर ने दे दिया, तो मैं ये इंट्रोडक्शन उसको उठा करके मुंह पर मार दूंगा, लो भाई मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या हो गया, तैयार हो गया। ये अप्रोच आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर है? देखो, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं मेन बॉडी की तरफ, मुख्य भाग की तरफ। जो हमारा उत्तर का मुख्य भाग होगा उसको देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको मेन बॉडी की तरफ शिफ्ट हूं, तो अच्छा, एक एक जो सबसे बड़ी गलती ना कुछ महान आत्माएं करती हैं, पता है कुछ महान आत्माएं क्या करेंगे? यहाँ पर मेन बॉडी में करेंगे गरीबी के प्रकारों पर चर्चा, ठीक है। लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रकार की गरीबी पाई जाती है। पहला नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट या फिर पॉवर्टी, जो भी ऐसे कुछ कुछ लिख करके 50 चीजें गरीबी का प्रकार समझाएंगे। यहाँ पर नहीं लिखना है भाई, गरीबी के प्रकार पर चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है, गरीबी के कारणों पर चर्चा करनी है। क्वेश्चन के मतलब को समझो, क्वेश्चन का जो वो सारांश है ना, उस बात को समझो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो मेन बॉडी में क्या लिखेंगे भाई? अब यहां पर अप्रोच आता है। मैं आप लोगों से इस क्लास में 2 अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि गरीबी के कारण बताने में कोई बहुत समस्या नहीं है, बहुत इजीली आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अप्रोच इसी क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूं, ताकि उस अप्रोच का प्रयोग आप किसी दूसरे क्वेश्चन में कर सको। जैसे कि एक समझना, एक अप्रोच है मेरी, ठीक है, अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 1। इस अप्रोच को मैं कहता हूं पेस्टल एनालिसिस। क्या कहता हूं? पेस्टल एनालिसिस। आप में से जितने लोगों ने मेरी पहले की मेंस की क्लासेस की होंगी कभी, ठीक है, उनको इस एनालिसिस के बारे में पता होगा। दरअसल देखो, पेस्टल एनालिसिस जो होती है ना, इसका प्रयोग जनरली हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं, जब हम किसी बिजनेस की एनालिसिस कर रहे होते हैं कि बिजनेस कितना बूम कर रहा है, बूम कर रहा है या फिर नहीं बूम कर रहा, तो क्यों नहीं बूम कर रहा है, ठीक है। तो जनरली इसका प्रयोग मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, पेस्टल एनालिसिस का प्रयोग। लेकिन हमको अपने आंसर की स्ट्रक्चरिंग पर पेस्टल एनालिसिस का बड़ा अच्छा प्रयोग मिलता है। मैंने आईटी में पढ़ा था इस अप्रोच को, मैंने कहा यार लाओ अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर अप्लाई होता है कि नहीं, और मुझे लगा कि इससे बेस्ट एप्लीकेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। समझना क्या कैसे एप्लीकेशन, ठीक है। पेस्टल का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। पी फॉर पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक, ठीक है। ई फॉर इकोनॉमिकल, ठीक है, आर्थिक, इकोनॉमिकल, ठीक है। एस फॉर सोशल, अच्छा मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो मैं राइटिंग पर कमेंट कभी मत करना, बहुत मारूंगा मैं सबको, ठीक है, बता दे रहा हूँ शांति से, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, टेक्ने टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी कारण, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? मैं लिख सकता हूँ ई से 2 यहाँ पर आपका आ सकता है, एक इन्वायरमेंटल अथवा एजुकेशनल, ठीक है। और फिर आप लोगों का लास्ट में आ जाएगा लीगल कारण। समझना, ये मैंने क्या लिखा है पता है? पेस्टल एनालिसिस का प्रयोग मैं तब करता हूं जब मुझे किसी क्वेश्चन में कारणों पर चर्चा करनी हो, ठीक है, कारणों पर चर्चा करनी हो। जैसे कि मान लो क्वेश्चन पूछा गया हमसे, मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। थोड़ा भी हम लोग कुछ क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग में जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग में, इस क्वेश्चन को भी इग्नोर कर दो, ठीक है। अब इसका थोड़ा अप्रोच समझने का प्रयास करो। जैसे माना आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि भारत में दहेज प्रथा, ठीक है, कि अभी भी विद्यमान होने का कारण क्या है, ठीक है, डॉरी सिस्टम के अभी भी विद्यमान होने का कारण क्या है। मानिए आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आप यहां पर क्या लिख सकते हो? आप यहां पर लिखोगे पॉलिटिकल कारण,
राजनीतिक कारण क्या है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, इकोनॉमिकल कारण, आर्थिक कारण क्या है। आर्थिक कारण क्या है भाई, आप बताओ कि लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, लड़कियां क्या होती है भाई कि जॉब नहीं कर रही होती हैं, इस वजह से क्या होता है कि इनको दूसरों के बंधन में रहना पड़ता है, इसलिए दहेज प्रथा के अंतर्गत इनका शिकार होना पड़ जा रहा है, ठीक है। सोशल कारण, सामाजिक कारण क्या है, रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर, हमने लड़कियों को लड़कों से कम आंका हुआ है, इस वजह से क्या है कि एक सामाजिक कारण विद्यमान है, और दहेज प्रथा को हम एक कुरीति मानते ही नहीं हम। अच्छा, अब ना आजकल क्या कर दिया, एक नया सिस्टम आया है, दहेज प्रथा का नाम दे दिया गया गिफ्ट। अरे हम तो गिफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, गिफ्ट लेना तो सबको पसंद है, जितने लोग तैयारी कर रहे हो ना यहाँ पर, मैक्सिमम लोगों का सपना ये होगा गिफ्ट लेंगे, ठीक है। बात समझना, आप दहेज प्रथा को कुछ भी नाम दे दो यार, है तो वो बुरी चीज, ठीक है। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि अगर लड़की के पेरेंट्स सक्षम है तो एक अलग कंडीशन है, ठीक है, लेकिन ये जो एक बहुत माइन्यूट लाइन जाती है ना इसके बीच में से, कि दहेज और गिफ्ट के बीच में से, वो लाइन आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सोशल इश्यूज यहाँ पर विद्यमान है, सामाजिक कारण विद्यमान है, और क्या कारण हो सकता है भाई, टेक्नोलॉजिकल कारण यहाँ पर नहीं है, कुछ तकनीकी कारण नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तकनीकी कारण नहीं है भाई, आप इसको इग्नोर कर दो, इसको हटा दो। इन्वायरमेंटल कारण ये भी विद्यमान नहीं है दहेज प्रथा को लेकर के, तो इसको भी हटा दो। एजुकेशनल कारण ये विद्यमान है, आप बताओ कि लड़कियों में साक्षरता दर थोड़ी सी कम होती है, लिटरेसी रेट कम होती है, इसका कारण है कि हम लड़कियों को पढ़ाई नहीं करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि लड़कियां पढ़ती नहीं है, इसलिए लड़कियों को स्त्री धन के तौर पर दहेज प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि एक गलत चीज है, गलत प्रथा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि लड़कियां शिक्षित नहीं हो पा रही, लड़कियां पढ़ नहीं पा रही है, ठीक है, उनकी एजुकेशन आगे कंप्लीट नहीं हो पा रही है। आप इस पॉइंट को यहाँ पर लिख दो, ठीक है। जैसे अभी आपको एक केस हिस्ट्री यहाँ पर याद होगा, मैं आपको केस हिस्ट्री बताता हूँ, इसका प्रयोग आप लोग ना अपने आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं पर करना। एथिक्स, एक्चुअली आप लोग उसका प्रयोग एथिक्स में तो कर ही सकते हो। केस हिस्ट्री है, क्लास 10th की एक टॉपर है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अगर मैं सही होगा तो उनका नाम प्राची निगम था, ठीक है। मैं देखो अगर नाम सही नहीं होगा तो परेशान मत होना, लेकिन जहां तक मैं श्योर हूँ उनका नाम प्राची निगम है, ठीक है। बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, ठीक है, क्लास 10th में यूपी बोर्ड में उसने टॉप किया है, लेकिन उसको उसके फेशियल हेयर के कारण से, जो उसके चेहरे पर बाल है, ठीक, उसके कारण से उसको, मतलब सोचो एक लड़की जो कि पूरे यूपी में फर्स्ट रैंक लेकर के आई है, उसको उस वजह से कोई नहीं जान रहा है, बल्कि सब में जान किस वजह से रहे हैं, उसके फेशियल पर बहुत सारे हेयर है, बाल है, ठीक है। अब ये कितनी बड़ी समस्या है कि लड़कियों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लड़कियां दिख कैसी रही है ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया, ठीक है। तो बाद में मैंने इस लड़की का एक इंटरव्यू सुना, उसमें इसने एक साफ कहा कि ये ज्यादा अच्छा होता कि मैं टॉप ही नहीं करती, क्योंकि टॉप करने के बाद मुझे इतना ट्रोल किया गया कि मैं मतलब परेशान हो गई, ठीक है। तो इस केस स्टडी का प्रयोग आप लोग कहीं ना कहीं अपने एथिक्स के पेपर में करना ही करना, लिख के रख लो इसको आज ही, ठीक है, अपने नोटबुक के अंतर्गत, कि ये केस स्टडी का मुझे प्रयोग कहीं ना कहीं पे करना है, रमन सर ने बोला, ठीक है। अच्छा, और कारण सोचो, लीगल कारण कुछ विद्यमान है क्या, हाँ विद्यमान है, लीगल कारण मतलब कानूनी कारण, विधिक समस्याएं विद्यमान है। समस्या ये कि जो हमारा दहेज रोधी कानून बनाया गया, ठीक है, एंटी डॉरी लॉ बनाया गया है, वो लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर एप्लीकेबल हो भी रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का ये आंकड़ा था कि करीब 70% 80% केसेस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वो फर्जी पाए जा रहे हैं, मतलब जो वास्तविक केस है वो तो दर्ज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके जगह पे या तो फेक केस जा रहे हैं या तो वो केस प्रूफ नहीं हो पा रहे, दोनों समस्याएं हो सकती है, ठीक है। तो ये भी समस्या है, आप इसको बता सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो पेस्टल अप्रोच आपने समझा कि पेस्टल अप्रोच में हम किसी भी घटना के, किसी भी एक विषय के आप कारणों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर सकते हो, भाई ये सारे कारण होंगे, इसमें से जो कारण अवेलेबल नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, तो इससे ये हुआ कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड आंसर हो गया, आप किसी भी एक पॉइंट को भूल नहीं रहे हो, आपके सारे पॉइंट्स एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, प्लस आप हर पॉइंट में आप एक सब हेडिंग दे सकते हो कि राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तकनीकी कारण, इन्वायरमेंटल कारण, एजुकेशनल कारण, शैक्षिक कारण, ठीक है, आप हर की एक सब हेडिंग दे सकते हो, ये एक सबसे अच्छा अप्रोच है। दूसरी बात, एक बात और समझना भाई, पेस्टल अप्रोच क्या है के बारे में बाहर किसी को पता लगने मत देना, ना तो एग्जामिनर को ना तो किसी और को, ठीक है, ये बहुत ही साइलेंटली इस अप्रोच को फॉलो करना है हम लोगों को, ठीक है। एग्जामिनर को बिल्कुल ना लगे कि आपने कोई पेस्टल अप्रोच फॉलो किया है, पर ऐसा कोनो विद्वान महारत्मा क्या किया, अपने आंसर में लिखा कि मुख्य भूमिका में कि पेस्टल अप्रोच के अनुसार उत्तर प्रदेश में गरीबी के निम्नलिखित कारण है, भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, इसका नाम ही नहीं लेना है, ये केवल आपको याद करने के लिए, आपको एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसको कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का पेस्टल एनालिसिस हो गया, हमने दहेज प्रथा का एग्जांपल लेकर के चीजों को सीखा। अब हम लोग आते हैं अपने आज के क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था गरीबी के कारणों को चर्चा करिए, ठीक है। मैं कुछ कारण बताता हूँ
ध्यान समझना, मुझे पता है कि आप सबने बड़ा अच्छे अच्छे कारण लिखे होंगे, मैं भी कुछ कारण बताता हूँ और मुझे पता कि ये सारे कारण आपने नहीं लिखे होंगे, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इनको अपने आंसर में ऐड कर लेना, जितने भी कारण आपने लिखे हुए उन कारणों के साथ में इन पॉइंट्स को ऐड कर लेना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कारण क्या, देखो पहला कारण पॉलिटिकल कारण, मैं यहां पर ये लिखूंगा सबसे पहला कारण ये कि पॉलिटिकल विल की समस्या है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव उत्तर प्रदेश में गरीबी का एक बहुत ही प्रमुख कारण है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि मेरा पहला पॉइंट हो गया राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, मतलब पॉलिटिकल जो विल है वही क्या है, वो बहुत कम है। सेकंड कारण क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर देखो गवर्नमेंट के अंदर ना एक पॉलिटिकल कारण आप हमेशा दे सकते हो, ठीक है, वो है करप्शन की समस्या, ठीक है, भ्रष्टाचार की समस्या। कोई भी स्कीम अगर अप्लाई नहीं हो पा रही सही प्रकार से, इसका मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं पे करप्शन विद्यमान है। आप देखो कि भ्रष्टाचार के कारण से सरकार के अंत्योदय, सरकार के समाज के अंतिम पायदान पर स्थित लोगों तक सरकार की योजनाएं उस प्रकार से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है, भ्रष्टाचार है, ठीक है। तो आप भ्रष्टाचार को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो यहीं पर एक इंडेक्स आती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में भ्रष्टाचार के यहाँ पे कुछ आंकड़े चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भारत में इतनी परसेंट भ्रष्टाचार विद्यमान है, ठीक है, एक अच्छा पॉइंट हो गया, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपने राजनीतिक कारण के अंतर्गत देखा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर समझो, तीसरी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये कि देखो हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट की एक बहुत ही गलत पॉलिसी को फॉलो किया गया, बहुत ही खराब पॉलिसी फॉलो की गई। कारण समझना क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने अपने शहरों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। आपको पता है कि यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में जो अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो कि शहरों में रहते हैं, उनकी संख्या केवल 22% है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की संख्या 78% है, रूरल रीजन्स में रहने वालों की संख्या 78% है। इसके बावजूद यूपी में जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया तो हमने काम किस पर किया, हमने शहरों के डेवलपमेंट पे कार्य किया, हमने अर्बन डेवलपमेंट पे काम किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ माइग्रेशन बहुत तेजी से हुआ, ठीक है, प्रवास बहुत तेजी से। और आपको पता है कि जब भी कोई व्यक्ति माइग्रेट करके दूसरे शहर में जाता है काम की तलाश में, तो उसको वहां पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन वो नहीं कर सकता है। भाई आप गोरखपुर से, ठीक है, जैसे मान एग्जांपल आप गोरखपुर से दिल्ली गए और आप पढ़ाई करने गए, ठीक है, आप जॉब करने चले गए, जॉब भी आप करने जा रहे हो वहां पर, तो आपको उस दिल्ली के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, और वो पैसा देने में आप सक्षम नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप किसी बाहरी इस्लाम एरिया में जाकर के रूम देख लोगे, वहां रहना स्टार्ट कर दोगे, दिन में जॉब करोगे शहर में, फिर बाद में आकर के उस एरिया में पड़े रहोगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर कि विकास की हमने गलत अप्रोच फॉलो किया है। अब उस अप्रोच को हम धीरे धीरे आगे सही कर, अब हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में काम किया गया था वो एक गलत अप्रोच को फॉलो किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो भाई इकोनॉमिकल समस्या समझो। इकोनॉमिकल समस्या यहाँ पर ये है कि देखो हमारे यहाँ हम लोग हमने पहली क्लास में क्या डिस्कस किया कि हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है, ठीक है, लेकिन एक समस्या है ग्रोथ के अंतर्गत, हमारी ग्रोथ जो है ना वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, रोजगार विहीन ग्रोथ हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ जो ग्रोथ हो रहा है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, रोजगार विहीन ग्रोथ हो रहा है, और ये समस्या को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, समस्या को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ अगर होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं रोजगार विहीन समृद्धि या फिर जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। ये टर्म ध्यान रखना, इसको इकोनॉमिकल वाले में चिपका सकते हो। और क्या बता सकते हैं यहाँ पर, देखो यूपी में क्या किया गया ना डेवलपमेंट में, कि हमने हैवी इंडस्ट्री जो है, जो भारी उद्योग वाले भारी उद्योग है, सरकार ने इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और जबकि कृषि को इग्नोर कर दिया। आपको पता है कि यूपी में एग्रीकल्चर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, ठीक है, और हमने कृषि को पूर्णतः इग्नोर कर दिया। इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वो और गरीब होते चले गए, और यूपी का एक बहुत बड़ी जनसंख्या क्या हो गई, गरीब हो गई, ठीक है। तो आप इसको इकोनॉमिकल क्राइसिस में डाल सकते हो। सोशल समस्या क्या है, सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारण में आप पहला कारण तो ये लिख दो भाई कि जाति प्रथा जो है वो क्या है कि जाति ही नहीं, जाति ही नहीं, मतलब ठीक है कि जाति प्रथा के कारण से लोगों के पास जॉब करने के भी जो अवसर हैं उनमें कमियां हो रही हैं, ठीक है, कि ये फलाना इस व्यक्ति की इस जाति का है तो ये इस तरह का काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, जाति प्रथा। सेकंड समस्या क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता, ठीक है, लैंगिक असमानता, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी।
अब जेंडर इनइक्वालिटी से क्या हो रहा है कि महिलाओं के सामने कार्य करने के जो अवसर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, उनमें सीधे कटौती हो जा रही है। मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में एक एग्जांपल दिया था, एक फैक्ट दिया था पीएलएफएस का, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, मैंने आप लोगों को एक आंकड़ा शेयर किया था। वो आंकड़ा याद रखना, वो बता देना यहाँ पर कि कितनी परसेंट महिलाएं क्या कर रही हैं, केवल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर पा रही है। ठीक है, 25 या 27% उनकी भूमिका यहाँ पर है। इस आंकड़े को आपको यहाँ पर यूज कर लेना कि लैंगिक असमानता होने के कारण से समाज का आधा हिस्सा गरीबी की तरफ जा रहा है। ठीक है, समाज का आधा हिस्सा क्या हो रहा है, पॉवर्टी की तरफ आगे बढ़ा है। ठीक है, और क्या कारण है भाई? अब टेक्नोलॉजिकल कारण में कुछ सोचो, अगर आपको कुछ तकनीकी या वैज्ञानिक कुछ कारण यहाँ पर नजर आते हैं तो आप बता सकते हो। जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पर आप एक कारण तो दे ही सकते हो, ठीक है, कि कोविड के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो कोविड 2 साल तक 1.5 साल तक इसने पूरा समस्याओं को उत्पन्न किया, तो इसकी वजह से समाज में गरीबी में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, समाज में क्या हुआ है, गरीबी में बहुत तेजी से वृद्धि हुआ। तो एक तो आप लोग ये पॉइंट यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद आप बताओ पर्यावरणीय कारण, जैसे कि डिजास्टर्स। ठीक है, आपको पता है कि यूपी बिहार के पूरे बेल्ट में, ठीक है, फ्लड और सूखा दोनों बहुत ज्यादा पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पड़ता है। कभी अचानक से फ्लड आ जाएगा, कभी अचानक से सूखा पड़ जाएगा, और ये सब होता है मानसून के कारण से। मानसून की अनियमितता इतनी ज्यादा होती है, इसके कारण से फ्लड और सूखा बहुत तेजी से पड़ता है। तो क्या होता है कि भाई मानो फ्लड आ गया तो किसान क्या हुए, सब फसलें बर्बाद हो गई, जानमाल का नुकसान हो, तो गरीबी फिर से व्याप्त हो गई। सूखा पड़ा, सेम कंडीशन फिर से हो रही है। तो इन्वायरमेंटल कारण भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि एक कारण यहाँ पर आप इन्वायरमेंटल में और लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ, बस सोच रहा हूँ थोड़ा सा क्या बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे करूँ उस पॉइंट का। कि देखो क्या है ना कि हमारे रिसोर्सेज पर ओवरबर्डन हो गया, ओवरबर्डन हो गया, ओवरबर्डन ऑन अवर नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों पर ओवरबर्डन हो गया। ठीक है, अति भार हो गया है। आप यहाँ पर फैक्ट दे सकते हो। फैक्ट क्या है कि भाई यूपी में पूरे भारत की 7% भूमि है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या कितनी है, 17%। क्या है, 17% जनसंख्या। ठीक है, तो 7% भूमि पर 17% जनसंख्या जब रहती है तो गरीबी क्या होगी, अपने आप यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज पर क्या हो चुका है, ओवरबर्डन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, ओवरबर्डन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर ये समझ गए। अब एजुकेशनल वाले में क्या बता सकते हो भाई, अब बताओ कि यहाँ पर जो युवा है, युवा की एक बहुत बड़ी आबादी, हमने डिस्कस भी किया इस बार इस पॉइंट को, यूपी के पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर हमने इस बात को डिस्कस किया कि यूपी में जो युवा आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो युवा आबादी स्किल्ड नहीं है, स्किल का अभाव है, जिसके कारण से उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों का मैंने स्टेटमेंट्स, उन्होंने कहा कि हम रोजगार देने को तैयार है, लेकिन जो युवा है वो हमारे रिक्वायरमेंट स्किल लेकर के आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो स्किल का अभाव बेरोजगारी का, गरीबी का एक बहुत प्रमुख कारण बन जाता है। इस पॉइंट को बता सकते हो आप। ठीक है, लीगल कारण में कुछ चाहो तो बता दो भाई। ठीक है, वैधानिक कारण में कुछ आपको लगता है कुछ समस्या बताया जा सकता है तो आप उसको बता दो, नहीं तो इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, और आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो कि गवर्नमेंट की जो तमाम स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, ये आपका एक अप्रोच हुआ। क्लास थोड़ी सी लंबी जा रही है बट थोड़ा समझने का प्रयास करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप इन फॉर्मेट, और मुझे पता है, मैं गारंटी ले सकता हूं जितने पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए, इनमें से 90% पॉइंट्स किसी भी एस्पिरेंट ने अपने आंसर बुक में नहीं लिखा होगा। डिजास्टर किसने किसने लिखा मुझे बताना जरा एक बार कमेंट में। चलो सब लोग बताओ किसने किसने डिजास्टर तो किसने किसने जॉबलेस ग्रोथ का एग्जांपल अपने आंसर में दिया है, या फिर किसने किसने पॉलिटिकल जो कारण मैंने आप लोगों को बताया वो कारण अपने आंसर में लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार बस ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ नए डायमेंशन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जब भी गरीबी पर प्रश्न है, चाहे GS1 में आए या GS6 में, आप एक बड़ा अच्छा काम कर सकते हो, गरीबी का दुष्चक्र, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब ये क्या होता है भाई, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, समझने का प्रयास करो। ठीक है, मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले गरीबी का मतलब क्या है, लो इनकम। ठीक है, जो आय है उसमें बहुत कमी रहे। ठीक है, अब जब किसी व्यक्ति के पास आय नहीं है, ठीक है, संपत्ति ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो किसी अदर जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। जैसे कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगा करके अपने पैसे को डबल नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगा करके अपने पैसे को जीरो नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लोड नहीं लेना। ठीक है, तो लो इनकम से क्या हुआ, जैसे मानो अगर आपके पास अतिरिक्त संपत्ति जब होती है, आपने उस अतिरिक्त संपत्ति का क्या क्या आपने आपने कोई सोना खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब उस गोल्ड की प्राइस अगले साल सीधे डबल हो गई, मानो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, आपकी नई संपत्ति वहां पे क्रिएट हो रही है। गरीब व्यक्ति ये नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लो इनकम है। ठीक है, तो जब उसकी इनकम लो होगी तो इन्वेस्टमेंट कम करेगा। जब वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो क्या होगा, उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है
ठीक है, जो उसका आर्थिक विकास, उस व्यक्ति का जो आर्थिक विकास है वो क्या होगा, वो कम होगा। और जब किसी व्यक्ति का आर्थिक विकास कम होगा तो क्या होगा, उसकी इनकम अपने आप यहाँ पर कम होगी। ठीक है, ये होती है विस्कस साइकिल। इस साइकिल को थोड़ा सा और अदर डायमेंशन में समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर किसी व्यक्ति के पास इनकम कम है तो वो एजुकेशन पर, वो हेल्थ पर, ठीक है, क्या करेगा, पैसे कम इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, एजुकेशन अथवा हेल्थ पर वो पैसे कम इन्वेस्ट करेगा। जब वो एजुकेशन और हेल्थ पर पैसे कम इन्वेस्ट करेगा तो उसका जो क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, जो मानव संसाधन का निर्माण है वो कम होगा, उसके अंदर स्किल कम आएगी यहाँ पर। ठीक है, वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और जब कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इस कारण से उसकी प्रोडक्टिविटी जो होगी, जो उत्पादकता होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो अपने आप कम हो जाएगी, उत्पादकता कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, हर दूसरे दिन वो छुट्टी लेकर के बैठ रहा है। तो इस कारण से क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी उसकी इनकम क्या होगी, अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक पूरा विस्कस साइकिल बनता है। ये क्या बनता है आप लोगों का, एक पूरा विस्कस साइकिल बनता है, गरीबी का दुष्चक्र बनता है। आप इसको बना करके अपने आंसर में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिगर, मानो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, तो 2 का पहला फिगर आपने बनाया 2.1, आप ऐसे हेडिंग डाल देना। ठीक है, ये आपका एक फिगर हो गया। ये क्या है भाई, ये है आपका विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और यहां पर आप लिख देना कि ये जो डायग्राम है, डायग्राम क्या एक्सप्लेन करता है। और चाहो तो जब आप ये डायग्राम बनाओ तो अपने आंसर्स में इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे समझना, आपने मेन बॉडी में कुछ लिखना स्टार्ट किया, कारणों पर आपने चर्चा की, फिर आपने लिखा कि गरीबी का दुष्चक्र इन कारणों में और वृद्धि करता है। फिगर 2.1, बगल में फिगर 2.1 का नाम लिख देना, और फिगर आपने बनाया हुआ अपने आंसर बुक में, आपको नंबर बहुत शानदार मिलेगा। मैं ये भी गारंटी कर सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों ने, 90 क्या 95% लोगों ने इस डायग्राम को नहीं बनाया होगा, विस्कस साइकिल को नहीं बनाया होगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अच्छा डायग्राम है, अच्छी चीजें एक्सप्लेन हो रही है यहाँ से, कोशिश करो इस बातों को समझने की और समझो भाई। और क्या हम बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक अप्रोच और है, लेकिन उस अप्रोच का मैं इस क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, उसको मैं किसी और क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करूंगा, ताकि चीजें आप लोगों को याद रहें। आज के लिए इतना सफिशिएंट, नहीं तो ओवर बर्डन ऑफ कंटेंट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर आप पागल हो जाएगा, सर इनसे अच्छा, इनसे पढ़ने से अच्छा कि हम पढ़ाई ना करें। ठीक है, कौन इतना बोरिंग चीज पढ़ेगा। अब देखो, चूंकि हमने कहा था क्वेश्चन में डिस्कस करने को कह रहे, तो आपको या तो समाधान बताना पड़ेगा या कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब समाधान बता दो भाई, समाधान क्या बताओगे आप। देखो, अच्छा समाधान बताने के भी कई सारे तरीके हैं। अब ऐसा इतना तरीका बताते क्यों आप। पहला तरीका कि सरकार जो हो वो स्किल डेवलपमेंट पे कार्य करे। किस पे कार्य करे, स्किल डेवलपमेंट में। सेकंड अप्रोच क्या होती है यहाँ पर, सेकंड अप्रोच होती है आप लोगों की, ठीक है, इस समाधान इसके अंतर्गत, कि हम लोग यहाँ पर ये बात करें, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन को बढ़ावा दें, वही स्किल डेवलपमेंट चीज लिंक हो गई। हेल्थ पर, मतलब सोशल एक्सपेंडिचर जो सरकार का है उसमें हम वृद्धि करें। सोशल एक्सपेंडिचर मतलब सामाजिक जो खर्चे हैं सरकार के, उनमें सरकार यहाँ पर क्या करे, वृद्धि करे। ठीक है, थर्ड आप कुछ गवर्नमेंट की स्कीम बता सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम, जो कि हमने बजट 2024-25 के अंतर्गत पढ़ी है। मेंस की क्लास में मैंने आप लोगों को ये पूरा टॉपिक कवर कराया है, तो वहां से कुछ पॉइंट उठा करके आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये समाधान हो गया। कंक्लूजन पर आते हैं, कंक्लूजन के बीच में कुछ आप लोगों को पॉइंट समझाता हूँ अभी, ये इंपॉर्टेंट है कंक्लूजन वाला पॉइंट। ठीक है, समझना क्यों। तो जब आपको निष्कर्ष लिखना है ना, जब आपको वे अहेड लिखना है, तो सबसे पहले तो निष्कर्ष मैंने आपको ये बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 01 से आप स्टार्ट करो, आप इसको लिख सकते हो। सेकंड में आपको बता रहा हूँ, आप मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच मतलब भाई इस पूरे इंसिडेंट में, इस पूरी समस्या के अंतर्गत जितने लोग हितधारक हैं यहाँ पर, ठीक है, उन सभी हितधारकों को बुला करके हम मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो करें। देखिए, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अप्रोच जहां पर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो कि सेम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, कलेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने पे कार्य करते हैं, उन सबों को एक साथ लेकर के आया जाए, उन सबके साथ चीजों को डिस्कस किया, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट पार्टी, जैसे कि आपकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज हो गया, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हो गया। ठीक है, इन सबकी सहायता से हम उत्तर प्रदेश में गरीबी दूर करने के लिए एक व्यापक और दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर चर्चा करें। ये आपका एक कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को फॉलो करते हुए जितने भी यहाँ पर हितधारक हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एनजीओ, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, इन सभी के सहयोग से हम उत्तर प्रदेश में गरीबी को दूर करने के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को लेकर के आगे बढ़े। ये हमारा यहाँ पर एक कंक्लूजन होगा। ठीक है, एक ये हो गया कंक्लूजन आप लोगों का। और कंक्लूजन क्या हो सकता है, आपने अमृत भारत स्कीम का नाम सुना हुआ है। ठीक है, अमृत भारत का मतलब क्या है, अमृत भारत का मतलब ये है कि अंत्योदय से सर्वोदय। हालांकि अगर आप देखोगे तो यूपी का जो बजट 2024-25 था, उस बजट में भी हमने यही कॉन्सेप्ट लिखा था कि अंत्योदय से सर्वोदय।
लिखा था ना, याद है, मैंने बजट पढ़ाया था जब, तो ठीक है। तो अंत्योदय से सर्वोदय का टारगेट का मतलब ही हुआ कि आप गरीबी को आगे खत्म करने का प्रयास करो, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि सरकार हाल ही में सरकार अमृत भारत मिशन के अंतर्गत अंत्योदय से सर्वोदय तक की परिकल्पना को लेकर के आगे बढ़ रही है, जिसमें विकसित भारत की संकल्पना की गई, जहां पर हर व्यक्ति विकसित हो, हर व्यक्ति के पास मिनिमम संसाधन सारे हो। तो इस उद्देश्य से सरकार को निम्नलिखित प्रयास और करने चाहिए, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन यहाँ पर हो सकता है। और क्या कंक्लूजन हो सकता है भाई, आप बताओ कि हाल ही में, ठीक है, सरकार के तमाम प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा किया गया कि जो बीमारू राष्ट्र की परिकल्पना, जो बीमारू राज्यों की परिकल्पना है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि बीमारू राज्य में कुछ कुछ राज्य शामिल यहाँ पर होते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे कुछ राज्य यहाँ पर, उत्तर प्रदेश आपके बीमारू राज्यों के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। तो बीमारू राज्यों में क्या होता है आप लोगों का कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार कि हमने, चूंकि अच्छा देखो, केवल मुख्यमंत्री जी की बात मत करो, मुख्यमंत्री जी प्लस नीति आयोग, नीति आयोग ने भी अपने रिपोर्ट में बात बोली है कि यूपी उन टॉप लीडिंग स्टेट में शामिल है जिसने अपने यहाँ से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, ठीक है, लोगों को बाहर निकाला है बड़ी संख्या में, ठीक है। तो सीएम और नीति आयोग के माध्यम से ये हम ये बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है अब वो बीमारू राज्य से बाहर निकल करके अंत्योदय से सर्वोदय की तरफ बढ़ रहा है, कि उत्तर प्रदेश में गरीबी को कम करने की दिशा में एक बड़ा सार्थक प्रयास माना जा सकता है, ठीक है। ये आपका एक कंक्लूजन हो गया। तो कंक्लूजन आपने इतने प्रकार के लिखे, एफर्ट्स आपने लिखा, आपने क्वेश्चन के डायमेंशंस को इस प्रकार से कवर किया, ये आपकी आज की पूरी क्लास थी। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रही है। क्लासेस आप सब अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है। जब शेयर करोगे, व्यूज आएंगे, तो हम लोग नए इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, हम लोग आपको इस प्लेटफॉर्म पर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर आपको केवल और केवल सारी चीजें एक जगह पर मिलेंगी। कोई अननेसेसरी चीज नहीं मिलेगी, कोई ऐसा काम आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा जिससे कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल कंटेंट, केवल और केवल पढ़ाई की बातें होंगी, आपकी जितने डाउट्स उन चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा और हर चीज़ें कवर कराई जाएंगी, हर चीज़ें पॉइंट जीरो से लेकर के इन्फिनिट पॉइंट तक का सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर होंगे। ये अभी आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हो, ये हमारा प्रयास बैच है, ठीक है, प्रयास आंसर राइटिंग बैच है, जो हमारी फ्री सीरीज चल रही है आंसर राइटिंग, उसके पैरेलली हमने एक नया पेड बैच स्टार्ट किया हुआ है। ये बैच केवल उन लोगों के लिए है जो लोग डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सीरीज जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। इसके अतिरिक्त ये प्रोग्राम है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो चीजें हम लोग फ्री में नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि बाइलिंगुअल मॉडल आंसर दिया जाएगा, ठीक है, बाइलिंगुअल हम लोग कॉपी वैल्यूएशंस करेंगे, ठीक है, बेहतरीन कॉपी वैल्यूएशन होगा। ये पूरा प्रोग्राम केवल उत्तर प्रदेश पीसीएस को डेडिकेटेड है। और जीएस 5 और 6 ये जो मंथली प्रोग्राम आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है इस बार 1 जून से, उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि 25 डे के लिए होगा। 2 क्वेश्चन आप लोगों के शामिल होंगे। फीस कितनी होगी, ठीक है, 999 रुपीज, ठीक है। सबसे कम फीस है, सबसे बेहतरीन कोर्स है, सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। सीरीज आप लोग देख ही रहे हो, मुझे लगता है कि जितनी सीरीज पर अगर आप किसी भी वीडियो को उठा लो मेंस आंसर राइटिंग का, आप लोग बस एक बार कमेंट पढ़ जाओ, आप लोगों को लगे कि हाँ यार, मतलब वास्तव में सीरीज में कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि सब लोगों का रिस्पांस बहुत सार्थक, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को नंबर आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर आप लोग मैसेज करिए, कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और बैच को आज ही ज्वाइन कर लो। बैच में बहुत लिमिटेड सीट है। कारण ये है कि हम लोग ही कॉपी चेक कर रहे थे जब यहाँ पर, तो कॉपी चेक करने में हाथ थोड़ा टाइट है भी, ठीक है। टाइट इस वजह से कि भाई बहुत कॉपी चेक करने में बहुत एफर्ट लगती है, बहुत समय लगता है। क्लासेस बनाओ, अभी आपको 3 सीरीज चल रही है पहले, ठीक है। 15,000 MCQ, मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज, करंट अफेयर्स के लिए निशांत सर ने स्टार्ट कर दिया है। पीवाईक्यू चर्चा भी हम लोग थोड़ा कुछ दिन ब्रेक कर करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि क्लास मतलब 4 सीरीज हो जा रही है आप लोगों की पहले, ठीक है। सब कुछ को मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, वो भी फ्री इनिशिएटिव के तौर पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि हमारा ये एफर्ट्स कैसा लग रहा है, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।